ना रवा कहिए ना सजा कहिए ना रवा कहिए ना सजा कहिए 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 मुझे बुरा कहिए। नमस्कार, आदाब। पब्लिक कैफे के उर्दू है मेरा नाम सीरीज में खुशामदीद, आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में अक्सर ये मिसरे हम लोग पढ़ते आए हैं कि नहीं खेल है दाग, यारों से कह दो कि आते आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो अभी उर्दू ज़बां तो हम लोगों को कहाँ तक आई ये देखने वाली बात है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना दाग साहब को ही आज यहाँ ले आए। और दाग साहब आते ही बोलते हैं कि उर्दू है जिसका नाम, जानते हैं दाग हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। इनके ये मिसरे हाजिर हैं नाजरीन, जिसका आसान अल्फाज के साथ एजाज और हसासियत आप देखें कैसी अच्छे से आती है कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। वाह वाह। हमारे खत के पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, हमारे खत के पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, सुना जो तूने बदिल वो पयाम किसका था। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था। तो नवाब मिर्जा खां तखल्लुस दाग दहलवी, पुरानी दबिस्तान दिल्ली के अजीम रुमानी गजल गो शायर, हवास को छू जाने वाली तगस्सुल सारा, पर खालिस उर्दू और ईडियम का इस्तेमाल। अब इनके कुछ ऑनरिफिक जो इन्हें मिले उस पे नजर डालें तो दबीरुद्दौला, फसीउल मुल्क, नवाब निजाम, जंग बहादुर, यार वफादार, मुखरीब सुल्तान, बुलबुले हिंदुस्तान, जहां उस्ताद। अब ये हैदराबाद में निजाम साहब ने इन्हें कन्फर किया था। और इनके शागिर्द कौन रहे? अल्लामा इकबाल, जिगर, सीमा अकबराबादी और बेखुदैन, बेखुद बदायूनी और बेखुद दहलवी। आज हमारे दाग पे बात करने के लिए हमारे पैनल में जो लोग हैं, आप लोग उनसे कई बार मिल चुके हैं। संगीत भूषण विश्नोई साहब, जबरदस्त आवाज के धनी, और मोना जी एक बार पहले हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं। सिंगर हैं, टीचर हैं, बड़ी शीरीं आवाज है इनकी। और सैयद कबीर अहमद साहब को तो आप जानते ही हैं। मैं इनको अक्सर कहता हूं कि आप बड़े स्कॉलर हैं, तो ये बुरा मान जाते हैं, अपने को स्कॉलर बोलना नहीं चाहते ये। इनको साहित्य अकादमी ने इनके काम पे इन्हें पुरस्कृत किया था। तो खैर, हमारी नजर में तो आप बड़े स्कॉलर हैं। आप सबका स्वागत है, खुशामदीद। शायर की शायरी से पहले शायर की शख्सियत को जानना समझना जरूरी होता है, खासकर अगर किसी बड़े शायर की बात हो रही हो। और इसीलिए कबीर साहब, दाग दहलवी की जिंदगी के बारे में आपसे पहले कुछ सुनेंगे। कबीर साहब। जरूर। तो नवाब मिर्जा खान उर्फ दाग दहलवी का कोई भी तज़किरा उनकी माँ वजीर खानम के जिक्र के बगैर अधूरा है। इसलिए वजीर खानम की ज़िंदगी के मुख्तसर हालात से शुरू करते हैं। ये बात उस ज़माने की है जब मुग़ल सल्तनत का सूरज ढल चुका था। सन
57 में पलासी की जंग के बाद अंग्रेज अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे थे और मुख्तलिफ रियासतों को किसी न किसी बहाने अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाते जा रहे थे। इन्हीं हालात में सन 1811 में दिल्ली के एक कश्मीरी सुनार मोहम्मद यूसुफ खान के घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम वजीर खानम रखा गया। इस बच्ची को उसकी 2 बड़ी बहनों के साथ आला दर्जे की तालीम और तरबियत दी गई। बड़ी होकर ये बच्ची अपने हुस्न व जमाल के साथ साथ अपनी शायरी के लिए भी पहचानी जाने लगी। लोहारू के नवाब शमसुद्दीन अहमद और इन्हीं वजीर खानम के बेटे नवाब मिर्ज़ा खान उर्फ दाग देहलवी थे। नवाब शमसुद्दीन अहमद ने वजीर खानम के लिए दिल्ली में एक मकान खरीद रखा था। चांदनी चौक के इसी घर में 25 मई सन 1831 में नवाब मिर्ज़ा पैदा हुए और तकरीबन 5 साल की उम्र तक यहीं रहे। कहते हैं किस्मत बदलते देर नहीं लगती। दिल्ली के अंग्रेज रेजिडेंट विलियम फ्रेजर ने एक दिन सरे बाजार नवाब शमसुद्दीन की तौहीन कर दी और इत्तेफाक देखिए कि उसके कुछ ही अरसे बाद 22 मार्च 1835 को विलियम फ्रेजर का कत्ल हो गया। अंग्रेजों ने कत्ल की साजिश में शरीक होने का इल्ज़ाम नवाब शमसुद्दीन अहमद पर लगा दिया। उन्हें दिल्ली में कैद किया गया और नाम के वास्ते मुकदमा चलाया गया। लोहारू से दिल्ली जाने से पहले शमसुद्दीन अहमद ने अपने घर वालों से जल्दी ही वापस आने का वादा किया था। तो मगर अफसोस की बात है कि वो लौट कर नहीं आए और 18 अक्टूबर सन 1835 को उन्हें फांसी दे दी गई। अरे तो यहाँ आपको 1 मिनट कबीर साहब रोकूंगा। जी जी। कि इन दाग साहब की एक गजल याद आ गई इस बात से कि वो उन्होंने वादा किया कि वो आएंगे और फिर जी आ नहीं सके जैसा आपने बताया। जी। तो ये गजल है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया, वो बात कर जो कभी आसमां से न हो सके, सितम किया तो बड़ा तूने इफ्तिखार किया। तो बिश्नोई साहब से दरखास्त करेंगे कि ये गजल अगर तरन्नुम में हम लोग को सुना दें इसी मौके पे। जी बिल्कुल। एक छोटी सी बात मैं इसमें आपको सुनाना चाहूँगा, एक वाकया सुनाना चाहूँगा दाग साहब की ज़िंदगी का। जी। कि वो जैसा कि अभी कबीर ने बताया कि छठे निज़ाम के यहाँ, आपने बताया कि छठे निज़ाम महबूब अली ख़ान साहब के यहाँ ये दरबारी शायर थे। तो एक बार निज़ाम साहब ने क्या किया, एक मिसरा पढ़ा कि शराब सीख पे डाली और कबाब शीशे में, और अपने दरबारियों से कहा कि इसको पूरा करिए, आप शेर पूरा करिए। अब सब दरबारी फेल हो गए। फिर निज़ाम साहब ने इनकी तरफ देखा, दाग साहब की तरफ, और इनकी बर वक्त शायरी का आप कमाल देखिए कि तुरंत उन्होंने शेर पूरा कर दिया। जी। क्या कहा कि किसी के आते ही साकी के होश ऐसे उड़े, शराब सीख पे डाली कबाब शीशे में। वाह वाह, क्या बात। ये ऐसे थे हमारे दाग साहब। और जो गज़ल आपने अभी बताई, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, ये तरन्नुम में सुनाऊं, उसके पहले 2 शेर इसके बिना तरन्नुम के आपको सुनाता हूँ। जी। कि तुझे तो वादा-ए दीदार हमसे करना था, तुझे तो वादा-ए दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। पूरे जहां को आपने उम्मीदवार कर दिया। जी जी। और दूसरा है कि ये थोड़ा सा पॉपुलर है कि भुला भुला के जताया है उनको राज निहा, भुला भुला के जताया है उनको राज निहा, और छुपा छुपा के मोहब्बत को आश्कार किया। वाह वाह वाह, क्या बात। तो अब तरन्नुम में मैं गज़ल आपके सामने पेश करूंगा। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात
रात क़यामत का इंतजार किया, गज़ब किया। हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया, तसल्लियाँ मुझे के बेकरार किया, गज़ब किया। तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया। हम ऐसे महवे नज़ारा न थे कि होश आता, मगर तुम्हारे तगाफुल ने होशियार किया, गज़ब किया। तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया। फसाना शबे गम उनको एक कहानी थी, कुछ एतबार किया, कुछ ना एतबार किया, गज़ब किया। तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। तो कबीर साहब, आपका तज़किरा चालू रखें। आप जी जी आप। तो नवाब शमसुद्दीन अहमद को फांसी दिए जाने के बाद अंग्रेज़ों की नज़र उनकी रियासत लोहारू पर पड़ी, लेकिन लोहारू पर कब्जा वो तभी कर सकते थे जबकि नवाब शमसुद्दीन अहमद का कोई बेटा ना होता। अब नवाब मिर्ज़ा के होते ऐसा कैसे मुमकिन हो, इसलिए उन्होंने मशहूर कर दिया कि नवाब शमसुद्दीन अहमद का वज़ीर खानम से निकाह हुआ ही नहीं था। लिहाजा नवाब मिर्ज़ा उनके बेटे तो हैं, लेकिन नाजायज़ औलाद होने की बिना पर रियासत के हकदार नहीं है। इस अफवाह को सच्चाई का चोगा पहनाने में नवाब शमसुद्दीन के कुछ रिश्तेदारों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। नतीजा ये जैसा हो गया। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि वज़ीर खानम बेवा और नवाब मिर्ज़ा यतीम होने के साथ साथ पूरी तरह से बेयार और मददगार हो गए। रियासत के एवज में जो वजीफा नवाब के बाकी रिश्तेदारों को मिला, उसमें भी वजीर खानम या नवाब मिर्ज़ा को कुछ नहीं मिला। तो इतने बड़े सदमे का सामना करने के लिए वजीर खानम के पास दिल्ली में नवाब शमसुद्दीन के दिए हुए घर के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि बहनों की मदद फिर भी शामिल हाल थी। जल्दी ही ये अफवाह भी फैल गई कि अंग्रेज नवाब मिर्ज़ा के कत्ल की साजिश बना रहे हैं। तो वजीर खानम ने डर के नवाब मिर्ज़ा को अपनी बहन के पास भेज दिया, जो दिल्ली में उस वक्त रहती थी, और कुछ दिनों दिल्ली में गुजारकर सन 1840 में नवाब मिर्ज़ा को लेकर रामपुर चली गई, जहां पर नवाब रामपुर के घराने से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। यानी कि वजीर खानम की जो बड़ी बहन थी उम्दा बेगम, उनके रामपुर के नवाब के घराने से ताल्लुकात थे।
तो नवाब मिर्ज़ा को रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान की सरपरस्ती में अच्छी तालीम मिलने लगी। कुछ अरसे के बाद वजीर खानम भी अपनी बहन और बेटे से मिलने रामपुर आई। नवाब रामपुर के अफसरों में आगा तुराब अली, जो कि नवाब के दरोगाए फील खाना थे, एक शरीफ और मुहज़्ज़ब शख्स थे जिनकी बीवी का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था। तो वजीर खानम की बहन के जरिए आगा तुराब अली ने वजीर खानम से रिश्ते का पैगाम भेजा, जिसे वजीर खानम ने मंजूर कर लिया और अगस्त 1842 को वजीर खानम का निगाह आगा तुराब अली से हो गया। अब नवाब मिर्ज़ा और वजीर खानम को जैसे तूफान में किनारा मिल गया और सुकून की ज़िंदगी गुजरने लगी। नवाब मिर्ज़ा ने शायरी के फ़न में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया और दाग तखल्लुस इख्तियार किया। सन 1843 में जून के महीने में वजीर खानम के एक बेटा हुआ जिसका नाम शाह मोहम्मद आगा मिर्ज़ा रखा गया और जो खुद भी बड़ा होकर उर्दू और फारसी का एक शायर बना। लेकिन देखिए, इत्तेफाक की मुसीबत तो जैसे वजीर खानम के पीछे ही पड़ी हुई थी। जनवरी 1844 में आगा तुराब अली, जो कि सोनपुर से नवाब रामपुर के लिए घोड़े और हाथी वगैरह खरीद कर ला रहे थे, रास्ते में ठगों का शिकार होकर मारे गए। अच्छा, तो कबीर साहब, ये तो लगता है जैसे कि उनकी जिंदगी में या अज़ाब और मुसीबत का मतलब हर सुकून कम मिला, यही ज्यादा लगा रहा। और जी वाकई जी, वजीर खानम और दाग की किस्मत में गमों का सैलाब ही जैसे लिखा हुआ था। और बिल्कुल। इसी से एक उनकी गजल का एक मक्ता याद आता है कि उन्होंने लिखा है कि कहते हैं अहले सिफारिश मुझसे दाग, कहते हैं अहले सिफारिश मुझसे दाग, तेरी किस्मत है बुरी हम क्या करें। और इस गजल का मतलब शायद उसका मिसरा है कि दिल गया तुमने लिया हम क्या करें। तो यही मौका है मोना से कहा जाए कि इसको अगर सुना सके, दिल जरूर गया तुमने लिया हम क्या करें। जी जरूर। सबसे पहले नमस्कार, आदाब सभी, आप सभी शनासाओं को सलाम खुलूस पेश करती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी ग्लैड टू बी इन सच एन इंस्पायरिंग कंपनी। जनाब मोहतरम कबीर साहब, जनाब मणि साहब, जनाब विश्नोई साहब, आप सभी का उर्दू ज़बान के लिए खुलूस और मोहब्बत और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए आपका जोश और अंदाज, इन सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। और बहुत बहुत दुआएं, तहे दिल से बहुत बहुत दुआएं। मणि साहब ने सही फरमाया, कहते हैं अहले सिफारिश मुझसे दाग, तेरी किस्मत है बुरी हम क्या करें। तो ये जिस तरन्नुम में गाने के लिए आपने मुझे आदेश दिया है, मैं कोशिश करती हूँ कि जैसा मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने गाया है, कोशिश करती हूँ वैसा ही आपके सामने पेश कर पाऊँ। इसके पहले कि मैं अपना नगमा आप सबके सामने रखूँ, एक अशार जो दाग साहब का तो नहीं है मगर मेरे दिल के बड़ा करीब है, तो उर्दू ज़बान की शान में मैं ये आपके सामने रखना चाहूँगी। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, शायर ने तो करता हूँ लिखा है, मैं इसे अपनी ज़बान में आपके सामने रखना चाहूँगी। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। वाह वाह, गज़ल का दयार बख्शा है मुझे खुदा ने, गज़ल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में मोहब्बत के नाम करती हूँ। वाह वाह, बड़ी बहुत अच्छा। मोहब्बतों के साथ और सलाम खुलूस पेश करते हुए मैं अपना नगमा आप सबके सामने रखती हूँ। जी जी, फरमाए।
क्या करें, दिल गया तुम लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें। मांगा है आज हुस्ना इश्क में, मांगा है आज हुस्ना इश्क में, देखिए वो क्या करे हम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें, दिल गया तुम लिया हम क्या करें। बख्श देना प्यार की गुस्ताखियाँ, बख्श देना प्यार की गुस्ताखियाँ, दिल ही ख्वाबों में नहीं हम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें, दिल गया तुम लिया हम क्या करें। तुलहू है कब सुनेगा दिल की बात, तुलहू है कब सुनेगा दिल की बात, और भी बरहम को बरहम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें, दिल गया तुम लिया हम क्या करें। अपने ही हमसे नहीं मिलती निजात, अपने ही हमसे नहीं मिलती निजात, इस बिना पर फिक्र आलम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें, दिल गया तुम लिया हम क्या करें। बहुत अच्छा मोना, वाह बहुत वाह, बढ़िया, बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। तो कबीर साहब, आपका दास्तान दाग की अगली कड़ी जी के जी लिए फिर जी वापस जी आपके पास। जी। तो जैसा कि मुसीबतों का सिलसिला वजीर खानम और दाग, नवाब मिर्जा खान दाग की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ था, तो कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो हर तरफ से आती है। अब आगा तुराब अली की मौत के बाद उनके घर वालों ने वजीर खानम और नवाब मिर्जा से खराब बर्ताव शुरू कर दिया, शायद इस डर से कि कहीं आगा तुराब अली की प्रॉपर्टी में वो अपना हिस्सा न मांगने लगे। तो रोज रोज की कशमकश से तंग आकर वजीर खानम अपने दोनों बेटों को लेकर दिल्ली लौट आई और अपने मकान में गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगी। दाग अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने अपनी माँ को बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजरते हुए देखा था, लेकिन देखिए किस्मत पलटती है, जिंदगी थमती नहीं। वजीर खानम का नसीब फिर से एक बार मुस्कुराया और 24 जनवरी 1845 को वजीर खानम का निकाह शहजादा मिर्जा फखरू से हो गया। मिर्जा फखरू बहादुर शाह के बेटे और वली अहद यानी कि क्राउन प्रिंस थे। तो वजीर खानम नवाब मिर्जा को लेकर लाल किले मुंतकिल हो गई। छोटे बेटे को उन्होंने बेटे की खाला यानी अपनी बहन के पास भेज दिया परवरिश के लिए। लाल किले में आना दाग और उनकी माँ दोनों के लिए जिंदगी का एक अजीम तोहफा साबित हुआ। यहाँ दाग को बड़े बड़े शायरों का साथ मिला
ज़ौक़ की शागिर्दगी नसीब हुई और शाही मुशायरों में शिरकत के मौके हासिल हुए। दाग़ की शायरी की शोहरत खुशबू की तरह फैलने लगी। उनके उस ज़माने के कुछ अशार बड़े मशहूर हुए। एक शेर है जो कि उनके तख़य्युल की परवाज़ की तरफ इशारा करता है कि हो न क्यों बामे बुलंदे दोस्त पर अपनी निगाह, हो न क्यों बामे बुलंद दोस्त पर अपनी निगाह, कब बने हैं पस्तियों में आशियाने शाहबाज। तो शाहबाज की जैसी ऊंची उड़ान रखना चाहते थे। और एक शेर जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ वो है कि रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर आता है परवाना। वाह। इस शेर की तारीफ तो सुना है कि बहादुर शाह जफर ने भी बहुत खुल के की थी और मिर्जा गालिब ने भी बहुत तारीफ की। तो हालांकि उस वक्त दाग़ को ज़ौक़ की शागिर्दी नसीब हुई थी और हर तरह से उनकी परवरिश अच्छी चल रही थी। मिर्ज़ा गालिब हालांकि मतलब उनके उस्ताद नहीं थे उस वक्त तक, लेकिन तवज्जो देते रहते थे। और इस तवज्जो की एक मिसाल जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब की शाहकार नावल कई चांद थे सरे आसमां में मिलती है। तो नावल के ही अल्फाज में एक ये आपको पेश करता हूँ कि किस तरह से अपने शागिर्दों की तरबियत किया करते थे उस वक्त के बड़े बड़े उस्ताद। सीन इस तरह से है कि मिर्ज़ा गालिब अपने मकान की छत पे खड़े हैं और वो सड़क से 3 लड़कों को गुजरते हुए देखते हैं, जिनमें से 2 को वो जानते हैं और तीसरे से अभी मिले नहीं हैं। तो वो आवाज़ दे के बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उन लड़कों को बुला लेते हैं अपने घर। तो अब जो वहाँ पे जो गुफ्तगू होती है वो मैं आपको, जिसमें मिर्ज़ा गालिब ही ज़्यादा बोले हैं, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ उस नावल के अल्फाज में कि गालिब साहब फरमा रहे हैं कि अमा तुम ही नवाब मिर्ज़ा हो, भाई शमसुद्दीन अहमद के बेटे, आओ आओ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। नवाब शमसुद्दीन के रिश्तेदार थे मिर्ज़ा गालिब। अच्छा। अजी इस वक्त तुम अच्छे आ निकले, सारी दिल्ली में आपकी शोहरत है और नहीं मिलना हो रहा तो मुझी से। साहबजादे, हम तो आज तुमसे वही गज़ल सुनेंगे, ऐ सुभान अल्लाह, ये उम्र और ये मज़बून याबियाँ। सच है साहब, खुदा जिसको दे, लेकिन ये तो बताओ कि तुम लोग खाओगे क्या। फिर ज़रा ठहर कर एक खफीफ से शरारत भरे तबस्सुम के साथ बोले, और पियोगे क्या। मिर्ज़ा गालिब शराब पीते थे, लेकिन इन लड़कों को तो ऐसे ही छेड़ रहे थे। तो जब हंसी थमी और माहौल संजीदा हुआ तो मिर्ज़ा गालिब ने नवाब मिर्ज़ा से रुखे रोशन वाली गज़ल सुनी और दिल खोल कर दाद दी। अजी इस गज़ल को सुनकर तो मुद्दई भी कायल हो जाएं। मियाँ नवाब मिर्ज़ा, कभी कभी मिलते रहियो, और हाँ देखियो अब के आओ तो शेख जुरत की ज़मीन में गज़ल के साथ। जुरत कलंदर बख्श एक शायर थे जो 1748 में पैदा हुए, 1809 में इंतकाल हुआ। तो उन्हीं की गज़ल का मतला गालिब साहब ने सुनाया। वो भी बड़ा अच्छा शेर है कि न लौटना दिले पुर इज़्तिराब से छूटा, न लौटना दिले पुर इज़्तिराब से छूटा। मतलब शायर ने दिल के धड़कने को कहा है कि ये बेचैनी से लौट रहा है। तो न लौटना दिले पुर इज़्तिराब से छूटा, और ये छूटता नहीं है। तो बला से जान गई मैं अजाब से छूटा। तो मेरी मतलब ये खत्म हुआ तो जान निकलने के बाद ही इसका लौटना बंद हुआ, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं इस अजाब से छूट गया। तो ये मतला गालिब साहब ने नवाब मिर्ज़ा को दिया कि इस पे गज़ल कह के लाओ। तो नवाब मिर्ज़ा ने 2 ही दिन में गज़ल कह ली और तीसरे दिन मुनासिब वक्त पर मिर्ज़ा गालिब को सुनाने पहुंच गए। नौउम्र शायर ने 22 शेर कहे थे। मिर्ज़ा गालिब ने इन अशार को निहायत पसंद फरमाया। उसमें से 3 अशार पेश करता हूँ। एक तो ये कि ये इश्क कब दिले खाना खराब से छूटा, ये मतला है। ये इश्क कब दिले खाना खराब से छूटा,
बहिश्त में भी न मैं इस अदाब से छूटा। मतलब जन्नत में भी इश्क फरमाते रहे, बहिश्त में भी न मैं इस अदाब से छूटा, और निगाह मस्त ने सरशार कर दिया मुझको, निगाह मस्त ने सरशार कर दिया मुझको, और शराब मुझसे छूटी, मैं शराब से छूटा। और तीसरा शेर है कि न क्यों हो रश्क मुझे ऐसे मिलने वालों पर, न क्यों हो रश्क मुझे ऐसे मिलने वालों पर, न रंग गुल से न नशा शराब से छूटा। तो रंग हमेशा गुल में रहता है और शराब में हमेशा नशा होता है। तो मिर्ज़ा गालिब ने खूब जमकर दाद दी और इतने खुश हुए कि अपना पेचवान बतौर इनाम इनायत किया। पेचवान में एक हुक्का होता था बड़ा नक्शो निगार बने हुए उसके ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरह तालीम और तरबियत पाते हुए दाग की जिंदगी का एक हसीन तरीन दौर गुजर रहा था। वजीर खानम ने दाग की शादी खानदान की ही एक नेक और खूबसूरत लड़की फातिमा बेगम से कर दी। ये उसी जमाने की बात है। तो अब मतलब शादी का मौका है, तो ये अच्छा उन्हीं के खानदान से थी आप बता रहे हैं? जी जी। तो अब यहाँ खता कलामी के लिए माफ करेंगे, तो जाहिर है कि अब होने वाली अहलिया, अहलिया यानी बीवी, अब चूंकि रिश्तेदारों में ही थी, इसलिए एक दूसरे का सामना न सही दूर से दीदार होना समझ में तो आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। शायद इन्हीं हालात में दाग का एक शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। जी तो बहुत क्या खूब शेर है। इसके मतलब का मतलब इसके मतलब इसका शायद मिसरा है, उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं। बिश्नोई साहब से अब दरखास्त करेंगे कि अगर ये गजल उनसे सुनी जाए। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा जी। उसके पहले चंद अशार मैं आपको दाग के सुनाना चाहूँगा। एक तो उनका जो इंट्रोडक्शन, जैसा कबीर साहब ने बताया कि रूमानी शायर वो बाद में बने, मतलब उनकी पहचान उसी से थी। तो एक शेर उन्होंने खुद ही लिखा है कि कोई नामो निशा पूछे तो ऐ कासिद बता देना, कोई नामो निशा पूछे तो ऐ कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। और कुछ अशार मैं मोना जी की नज़र करना चाहूँगा कि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। वाह वाह। तो बदल के एक बार फिल्मी उसमें लाइन में भी लता मंगेशकर के लिए दिया गया है। और दूसरा है कि तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। इसको भी फिल्मों में यूज़ किया गया है। और तीसरा ख़ास मोना जी के लिए है कि आईना देख के कहते हैं संवरने वाले, आईना देख के कहते हैं संवरने वाले, आज बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। वाह वाह। तो अब जो गज़ल बताई गई थी उसका एक शेर बिना तरन्नुम के आपको सुनाऊंगा, जिसमें उनको इनवाइट किया गया था, दाग साहब को अपने आप को इनवाइट करने के लिए। उन्होंने कहा कि देखते ही मुझे महफिल में ये इरशाद हुआ, देखते ही मुझे महफिल में ये इरशाद हुआ, कौन बैठा है उसे लोग उठाते भी नहीं। तो इसी से जुड़ा है कि उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं। उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाइसे तरके मुलाकात बताते भी नहीं, उज़्र आने में भी है। खूब पर्दा है के
चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है के चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उज़्र आने में भी है। हो चुका कता ताल्लुक तो जफ़ाएं क्यों हो चुका कता ताल्लुक तो जफ़ाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं, उज़्र आने में भी है। और मक्ता अर्ज किया है कि ज़ीस्त से तंग हो ऐ दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं, उज़्र आने में भी है, पास बुलाते भी नहीं, उज़्र आने में भी है। बहुत उम्दा अच्छा, था, बहुत बहुत उम्दा। उम्दा। शुक्रिया शुक्रिया। कबीर साहब फिर आपके पास वापस आते हैं। जी जी जी। जी तो ये जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी दाग और वजीर खानम दोनों के लिए। पलक झपकते 11 साल गुजर गए। बहादुर शाह जफर 1837 में 62 साल की उम्र में बादशाह बने थे और अब उनकी उम्र 80 के ऊपर हो चली थी। बहादुर शाह की बीवी जीनत महल को इस बात का अंदेशा था कि बहादुर शाह के बाद मिर्जा फखरू के बादशाह बनते ही वजीर खानम मलिका बन जाएंगी। मिर्जा फखरू से निकाह के बाद बादशाह सलामत ने वजीर खानम को शौकत महल का खिताब भी अता कर दिया था। इन सब बातों की कुड़हन जीनत महल दिल में लिए वजीर खानम को दुश्मन समझती थी। वो तो ये भी चाहती थी कि मिर्जा फखरू की जगह उनके बेटे जवां बख्त को वली अहद बना दिया जाए, यानी कि जीनत महल के बेटे। इसी सब के बीच सन 1856 जुलाई के महीने में मिर्जा फखरू को हैजा हो गया, कॉलरा। उनको कॉलरा हो गया और कुछ ही दिनों बीमार रहकर उनका इंतकाल हो गया। कुछ लोगों का तो यहाँ तक ख्याल है कि उन्हें जहर दिया गया था। अब मिर्जा फखरू के इंतकाल के बाद वजीर खानम फिर एक बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गई। उन्होंने सोचा कि अपने बेटे दाग के सहारे किले के किसी कोने में पड़े हुए जिंदगी के बाकी दिन गुजार देंगी, लेकिन जीनत महल को यह भी गवारा न था। जीनत महल ने ऐसा होने नहीं दिया और उन्हें किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ, अरे कबीर साहब,
जी एक बात तो जाहिर हो गई कि दाग पे ऊपर आपके पास इतना खजाना है कि इस प्रोग्राम की एक कड़ी और लेके हमें आना पड़ेगा। खासतौर से उनकी शख्सियत और जिंदगी के बारे में बातें हुई, उनकी शायरी पे भी और बातें होना लाजमी है। जी जी उनके बिल्कुल। रामपुर और हैदराबाद के उनके स्टे के बारे में। अब चूंकि अब प्रोग्राम के आखिर की तरफ आ रहे हैं हम लोग, रुखसत लेने का वक्त है, तो वो उनकी एक गजल याद आ गई। वक्त रुखसत गले लगा कर दाग, हंसते हंसते रुला गया कोई। वाह तो वाह अगर वाह। आप इजाजत दें तो मोना जी से कहा जाए कि ये इस वक्त सुना देंगे अगर। बिल्कुल 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 जरूर। जी मोना जी। जी ये सर बहुत ही खास गजल है। इस गजल को यूं तो कई सारे नगमा निगारों ने और शोराओं ने अलग अलग तरीके से इसको कलमबद्ध कर इस तरह से बनाया है, और इसकी राग भी बहुत अलग अलग ट्यून में इसको गाया है लोगों ने। मैं कोशिश करती हूँ जगजीत सिंह साहब ने जो सुनाया है उसको मैं आपके सामने रखूं। इरशाद। गजल आपके सामने रखने से पहले मैं विश्नोई साहब के लिए जरूर ये बात कहना चाहूंगी। काफी याद प्यारी और बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप हर एक नगमे और गजल को पेश करते हैं। बहुत कुछ सीखना है आपसे। लेकिन आपने जो शेर मेरे नजर किए हैं, मैं जरूर चाहूंगी कि आपकी नजर भी कुछ शेर करूं, आप उसे बिल्कुल सुने। बिल्कुल। अभी आपने मेरे नाम पे एक शेर नजर किया और उसका जवाब मैं देना चाहूंगी। गो वादा ए विसाल हो झूठा मजा तो है, गो वादा ए विसाल हो झूठा मजा तो है, क्यों कर न ऐसे झूठ के कुर्बान जाइए। वाह सर वाह महफिल वाह वाह। हो रही है तो मैं महफिल पर ही दो चार अशार आपके सामने रखती हूँ। महफिल में किसने आपको दिल में छुपा लिया, इतनों में कौन चोर है पहचान जाइए। वाह क्या था, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, ये आपकी पेशकश थी। तो अब बात आप दिल पर लाते हैं तो मैं भी आपको बताती हूँ दिल कैसा होना चाहिए। तो वाह वाह। दाग साहब ही कहते हैं, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वाह वाह भाई वाह, वाह बहुत वाह बहुत बढ़िया। बड़ी वाह। बात है। का शेर है जनाब, इसलिए मैंने चाहा कि आपके सामने इसे रखूं। और दिल पर ही मैं आपके सामने एक और बहुत छोटा सा अशार रखती हूँ। तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा। और अभी आपने तगाफुल पर भी बात उठाई थी। तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, जो तगाफुल को भी हया जाने। और इसी वाह की वाह। कड़ी में, उससे उठेगी क्या मुसीबतें इश्क, उससे उठेगी क्या मुसीबतें इश्क, इब्तिदा को जो इंतहा जाने। तो वाह मैं आपके सामने रखूंगी। रस्मे उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया बसा गया कोई। रस्मे उल्फत सिखा गया कोई, रस्मे उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया बसा गया कोई, रस्मे उल्फत सिखा गया कोई। कयामत किसे
दिल की दुनिया बसा गया कोई, रस्म उल्फत सिखा गया हंसते हंसते रुला गया कोई, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया बसा गया कोई, रस्म उल्फत सिखा गया बहुत वाह भाई, बढ़िया, बहुत मेलोडियस। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। बहुत उम्दा। बहुत अच्छे मोना। तो तुमने और बिश्नोई साहब ने दाग साहब के कलाम का सहारा लेके एक दूसरे से बहुत कुछ कह डाला। और यहाँ यहाँ मन कर रहा है, एक तो रुखसत नहीं हो और दूसरा ये लाइटिंग जो है ये चिराग सारे बुझा दें ऐसा। लेकिन अब रिकॉर्डिंग के लिए लाइट जरूरी है, क्योंकि दाग साहब ही कह गए थे कि शबे विसाल है गुल कर दो इन चिरागों को, शबे विसाल है गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो खैर प्रोग्राम के आखिर के जस्ट पहले कबीर साहब एक बार फिर आएंगे आपके पास ब्रीफली, अगर आप जी 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 देखिए, मिर्जा फखरू की मौत और किला छोड़ने की मजबूरी दाग और उनकी माँ के लिए बहुत बड़ी आफत थी। लेकिन बस अब फर्क ये था कि 13-14 साल की उम्र में किले में आने वाला नवाब मिर्जा अब 25 साल का जवान दाग देहलवी के नाम से मशहूर था। किले का छूटना भी दाग के लिए एक खुशकिस्मती साबित हुई, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद 1857 की जंग आज़ादी शुरू हो गई, जिसके नतीजे बहादुर शाह जफर और तमाम किले वालों के लिए बड़े दर्दनाक साबित हुए। दाग और वजीर खानम किला छोड़ने की वजह से इस सब से महफूज रहे, और ये इतनी ज़्यादा संजीदा जो दास्तान थी, इसके आखिर में मैं एक कुछ मदाहिया एक वाकया पेश करना चाहता हूँ जो दाग से ताल्लुक़ रखता है।
जी जी दाग के बहुत सारे मुरीद थे, बहुत सारे उनके शागिर्द थे। उन्हीं में से एक बशीर रामपुरी दाग देहलवी से मुलाकात के लिए पहुंचे। तो वो दाग साहब अपने मातहत से गुफ्तगू भी कर रहे थे और अपने एक शागिर्द को अपनी नई गजल के अशार लिखवा रहे थे। बशीर साहब ने सुखन गोई के इस तरीके पर ताज्जुब का इजहार किया तो दाग साहब ने पूछा, खां साहब आप शेर किस तरह कहते हैं? बशीर साहब ने बताया कि हुक्का भरवा कर अलग थलग एक कमरे में लेट जाता हूँ, तड़प तड़प कर करवटें बदलता हूँ, तब कोई शेर मौजू होता है। ये सुनकर ये सुनकर दाग साहब मुस्कुराए और बोले, बशीर साहब आप शेर कहते नहीं, आप शेर जनते हैं। बहुत बढ़िया। तो तो कबीर साहब, बिश्नोई साहब, होना बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम। और जैसा कि मैंने पहले कहा, दाग साहब को लेके जल्दी ही दूसरी कड़ी में फिर आना पड़ेगा। और इससे पहले कि हम रुखसत लें, ये 2 मिसरे 3 मिसरे आपके सामने की। आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे, हिज्र में जहर खा के मर जाऊं, मौत का इंतजार कौन करे। वाह, और दाग की शक्ल देख कर बोले, दाग की शक्ल देख कर बोले, ऐसी सूरत को प्यार कौन करे। तो बहरहाल दाग साहब, आपके प्यार करने वाले बहुत हैं, हम सब हैं और कितने ही हैं, और ये प्यार करने वाले फिर आपको यहाँ पे लाएंगे। नाजरीन, हमें बताइएगा हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और अभी इजाजत लेते हैं, अगले मंगलवार को पब्लिक कैफे में फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।